बोर्ड्स में फर्स्ट 2 यूनिट्स इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को मिला के 16 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि आप वो 16 में से एक भी मार्क्स लूज ना करो तो मैंने पहले यूनिट की तो वन शॉट भी बना रखी है, सेकंड चैप्टर की और फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वो देख सकते हो। आई बटन पे वीडियो दे दूंगा मैं, आप वहां से देख सकते हो। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट ताकि आपके 16 में से एक भी मार्क्स कटे ना। तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट। ये करंट सिर्फ जो दिख रहा है ना, सिर्फ करंट, इसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है आपका ओम्स लॉ, इसके लिमिटेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम मोबिलिटी पढ़ेंगे। फिर रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन, मतलब कैसे करके जुड़ता है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल एंड कॉम्बिनेशन। आप कहोगे इसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं लिखे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इंस्ट्रूमेंट ना आपका काफी ज्यादा वेटेज रखता है क्योंकि उससे सबसे ज्यादा घुमा के आ जाते हैं आपके क्वेश्चन। अब आप लोग ये तो नहीं चाहोगे ना कि 15-20 मिनट के चक्कर में आप अपने मार्क्स लूज करो, मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो मैं उसका एक सेपरेटली एक वन शॉट बनाऊंगा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, हम लोग वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट। अब अगर करंट की बात करें, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर ऐसा आपका एक सर्किट है, सिंपल एक रेजिस्टेंस है, तो जो करंट होता है वो कैसे जाता है? हमेशा पॉजिटिव से जाएगा, नेगेटिव की तरफ हो जाएगा, ऐसे करके जाएगा करंट। और जस्ट इसी के ऑपोजिट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर इधर को करंट जा रहा है तो इसके ऑपोजिट क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहता है? आपका करंट बहता है। ये हो गया। अब आपकी नेक्स्ट आती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? तो जैसे देखो ये वायर है, ऐसे करके होगा ना, वायर ऐसे करके होगा, ऐसे करके, तो यहां पर ना ये इसका कुछ एरिया होगा। तो जो करंट डेंसिटी होती है ना उसको हम जे से करते हैं डिनोट। तो वो पता है क्या होती है? वो आपकी होती है आई करंट अपॉन एरिया। क्या होती है? करंट अपॉन एरिया। तो करंट अपॉन एरिया, या इसको क्या बोल सकते हैं? करंट पर यूनिट एरिया। तो इसी को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। अब जो डायरेक्शन होती है ना एरिया की, वो हमेशा किधर को होती है? परपेंडिकुलर होती है। और आपका जो आपका आई होगा वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी, कितने का एंगल है? 0 डिग्री का एंगल है। 0 डिग्री का एंगल है, तो फिर भी इसमें कुछ ना कुछ रहेगा। इसका मतलब इसमें क्या होता है? कॉस फैक्टर आता है। समझ में आया? कॉस फैक्टर आता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इस एरिया को, सपोज करो मैंने पहले ऐसे करके था, अब मैंने इसको ऐसे करके टिल्ट कर दिया, अब कितने का एंगल बनाएगा? आपकी करंट तो ऐसी करके जाएगी, लेकिन इस बार आपका एरिया वेक्टर कैसे करके जाएगा? ऐसे करके नीचे को। तो आपका ये हो गया थीटा एंगल। तो यहां पर जो आपका बनेगा करंट इस डायरेक्शन में, आई ए इस डायरेक्शन में, तो आपका ए कॉस थीटा बनेगा। तो अगर हम बात करूं ना, इसको लिख कैसे सकते हैं? तो जो आई होता है उसको हम लिख सकते हैं जे डॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। समझ में आया ना? डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब वेक्टर वगैरह आप लगा लेना जो जैसे जैसे लगता है। अब देखो और क्या, अगर यहां पर ना हम लोगों को ये जे है ना, इसको अगर मेरे को वेक्टर बनाना है, मैं क्या करूंगा? आई मेरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ए मेरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये तो सिर्फ एंगल ही है, एंगल तो डायमेंशनलेस वगैरह होता है। तो आई और ए दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मेरे को इसको वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर एन कैप लगाऊंगा। ये मेरा बन गया वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया? ऐसे करके हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बना लेंगे। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ होता क्या है ये हम सभी को पता है कि जो V होता है वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट के बराबर होता है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो जो वोल्टेज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अब वो अलग बात है कि हमको क्या करना है, बाकी सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ वगैरह सब कुछ ये कांस्टेंट रखना है, तभी आपका ये लॉ फॉलो होगा। तो अब अगर मैं इसमें से ये हटाता हूँ प्रोपोर्शनैलिटी का, तो R आता है, ये भी पता है हमको। अब जो R होता है वो क्या है? आपका रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। अब R की भी हमको वैल्यू पता होती है। R की वैल्यू पता होती है ना, क्या होती है? या यही पढ़ा होगा आपने, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब आप बोलोगे लिमिटेशन, ओम्स लॉ की अब लिमिटेशन में पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले आप कुछ और भी देख लो। R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की अगर मैं यूनिट की बात करूं, इसका होता है ओम। करंट की तो आपको पता है एम्पियर होती है, इसका क्या होता है? वोल्टेज ही होता है। इसकी क्या होती है? ओम होती है। और ये रेजिस्टिविटी की क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी की आप यहां से निकाल लेना, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो इसका मतलब ओम मीटर। क्यों? इसकी मीटर स्क्वायर होती है, इसकी मीटर होती है, कट जाएगी, ओम मीटर आ जाएगी। अब इतना आ गया आपका। अब इसके बाद ना आप लोग,
तो आर जो है आपका वो किस किस पे करता है डिपेंड, वो आपका करता है लेंथ पे करता है डिपेंड, और आपका एरिया पे करता है डिपेंड। किस किस पे, लेंथ पे भी करता है और एरिया पे भी करता है। तो कभी कभी ना बोल देता है, अगर ना हमने डबल कर दिया, 2 वायर है, बोलता है ऐसे करके 2 वायर है, बोलता है ये जो है ना ये अगर एल लेंथ की है और मैंने इसको खींच के ना सपोज करो एनएल बढ़ा दिया, या कभी 2 कर देगा 3 कर देगा, मतलब एन कर दिया मैंने इन जनरल, तो ये बताओ कहता है रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है। तो आपको ये देखना है, अगर मैं आटे का डो लेता हूँ, आपका रेजिस्टेंस है, समझ में अगर मैं आटे का डो लेता हूँ, इतना लंबा आटे का डो लेता हूँ, अगर मैं उसको खींचता हूँ तो क्या होता है, उसका एरिया भी कम होता है। एरिया कम होगा तो उसके एरिया में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। कितना आएगा वो आप लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों को एक चीज तो पता है, आपका जो आटे का डो है वो कम या ज्यादा हुआ, नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसका क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है। मतलब उसका जो इनिशियल वॉल्यूम होगा, उसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या कर दी मैंने, एरिया कर दिया, बाकी एल एक और कर दिया, ठीक है। तो ये 1 मान लेता हूं इसको मैं, ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, जब खींचने के बाद जो हुआ होगा वॉल्यूम। अब इसके बाद देखो जो आपका L1 है, लेट से उसको मैं L मान लेता हूं, यहां पर देखो इंटू A1 इक्वल्स टू L2 क्या था, NL था, इंटू A2, तो L से तो L कट गया, A1 अपॉन A2 कितना आ गया आपका, N आ गया, इतना आ गया ना। अब इसके बाद क्या करो, ये आपका आ चुका है, हमको पता है अगर R1 मैं मानता हूं जो मेरा पहले का रेजिस्टेंस था वो कितना हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1 अपॉन R2 जो है मेरा, या अपॉन रहने दो अभी, R2 जो है वो कितना हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2। अब वो ये बताओ, उसने बोला था कि वायर चेंज हो जाएगी, वायर चेंज हुई नहीं हुई, वायर सेम है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो सेम रहेगी उसकी। तो अगर मैं इन दोनों का क्या ले लूं, रेशियो ले लूं, तो ये इससे ये कट जाएगा। लेट से मैं मानता हूं जो मेरा इनिशियल रेजिस्टेंस था वो R था, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, या R1 की टर्म्स में ही ले लो, चलो ये कितना हो जाएगा, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ये वाला ऊपर चले जाएगा, ये वाला नीचे। अब देखो L1 अपॉन L2 मेरे को पता था, L1 की वैल्यू क्या थी, सिर्फ L, L2 की क्या थी, NL, और यहां पर ये मेरे को पता था, ये निकाला ना मैंने, L से L कट गया, 1 अपॉन N इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 की वैल्यू N, ऐसे करके देखो A1 अपॉन A2, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, ये आ जाएगा, तो इसका मतलब R1 अपॉन R2 कितना आ गया, 1 अपॉन N स्क्वायर, तो R2 जो है वो कितना आ गया, N स्क्वायर R2, बस R1, बस ये आपका आ गया। अगर मैंने लेंथ बढ़ाई है, आप मेरे को बताना, अगर मैंने एरिया n टाइम्स बढ़ा दिया तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताना कि कितना मेरा रेजिस्टेंस आएगा नया वाला। अब देखो ओम्स लॉ की अगर लिमिटेशन की बात करूं, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब जैसे जैसे आपका V बढ़ेगा वैसे वैसे आपका I भी बढ़ेगा, यही तो बोलता है। लेकिन मैं बोलता हूं ऐसा होता ही नहीं है, कभी कभी ना आपके 2 वोल्टेज पे सेम करंट आ जाता है, या फिर अगर मैं ना वोल्टेज के डायरेक्शन बदल दूं ना तो हमको सेम करंट नहीं मिलता है। हाँ भाई सही बोल रहा हूं मैं, आप बोल रहे होंगे क्या बोल रहा है, हाँ हमारी वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू आ जाती है कभी कभी। अब वो हम लोग किससे पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ से। अभी आप देखोगे, अगर आपको अपने ग्राफ्स को स्ट्रॉन्ग करना है और आप चाहते हो कि आपका एक भी ग्राफ का क्वेश्चन गलत ना हो पहले के 2 यूनिट से, तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, फर्स्ट 2 यूनिट्स के ग्राफ्स पे आई बटन पे मैंने वीडियो दे रखी है, आप उसको देख सकते हो। अब देख लेते हैं, ये डायोड का ग्राफ, ये GAAS का, इन दोनों का ग्राफ में अगर मैं देखूं, ये V और I का है, यहां पर देखो ये सेम करंट की वैल्यू होगी, यहां पर देखो दोनों की वोल्टेज क्या है, यहां पर देखो वोल्टेज अलग है लेकिन क्या है, करंट क्या है, सेम है करंट। 2 वोल्टेज पे अगर ये मेरा V1 मानता हूं और ये V2 मानता हूं, मतलब V1 वोल्टेज पे भी I करंट होगा, इसको I डैश मान लेता हूं। V1 वोल्टेज पे भी I डैश करंट है, V2 वोल्टेज पे भी I डैश करंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोलता था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो बोलता था कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा, लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है। इसका मतलब यहीं पे ओम्स लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एक यहाँ पे होता है, इसका ना ग्राफ डायरेक्टली पूछा भी जाता है, GAAS का ग्राफ बनाओ वेरिएशन I और V के बीच में, ठीक है, तो इसे पढ़ भी लेना। दूसरा है आपका ये वाला, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ के डायरेक्शन में अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, मेरे को देखो कैसे करके मिल रहा है, ऐसे करके मिल रहा है, ऐसे करके मिल रहा है, लेकिन मैंने अगर यहाँ के डायरेक्शन में कर दिया वोल्टेज, जस्ट मैंने टर्मिनल्स को अगर रिवर्स कर दिया, यहाँ पर देखो ऐसे करके मिल रहा है, मेरे को सेम करंट की वैल्यू नहीं मिल रही है, इसमें देखो ऐसे करके मिल रहा है, इसमें ऐसे करके इधर को चले गया, सेम करंट की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड लिमिटेशन हो गया। ये ग्राफ है डायोड का। अब डायोड कहां पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, तो आपको एक ध्यान रखना है। अब आप बोल रहे होंगे कि
हमने शायद मैग्नीट्यूड बदल दिया हो v का, नहीं। अगर आप सेम मैग्नीट्यूड भी करोगे ना रिवर्स डायरेक्शन में, तब भी आपको सेम करंट नहीं मिलेगा डायोड के केस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर और यहां पर फेल हो जाता है आपका ओम्स लॉ। अब देखो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है। एकदम से जब हम फिसल जाते हैं तो कैसे करके आपके फिसलता क्या है, तो पहली बात तो हमारा इलेक्ट्रॉन फिसलता है, क्योंकि हर एक चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। तो जैसे ही आप ना यहां से करंट देना शुरू करोगे, यहां से आप करंट देना शुरू करोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव की तरफ एकदम खींचे चले हुए आएंगे। तो भले ही आपका करंट यहां तक ना पहुंचाओ बल्ब तक, लेकिन बल्ब उससे पहले ही ग्लो हो जाता है। कैसे करके होता है, जब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसकी तरफ को खींचे चले आते हैं और एकदम से ग्लो हो जाता है। तभी जैसे आप स्विच ऑन करते हो सीधा ग्लो हो जाता है आपका बल्ब। कैसे होता है, कैसे जलता है, क्योंकि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, तो ये जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिली है ना इसको, इलेक्ट्रॉन्स को, किसकी वजह से। अब पहली बात ये बताओ, ये वाला इधर को खिंचा हुआ होगा, ये वाला भी तो इधर को जाएगा, ये वाला भी तो इधर को जाएगा, ये सारे के सारे इधर को ही जाएंगे। ये वाला इसको धक्का देगा, ये वाला इसको देगा, ऐसे करके एक दूसरे को धक्का देते रहेंगे और सारे के सारे कैसे लेंगे, इधर को चले जाएंगे बहुत तेजी से। जैसे करके हम क्या करते हैं, एक को अगर साइकिल है, बहुत सारी साइकिल रखी है, एक को हल्का सा धक्का देता है, सारी गिर जाती है लाइन में। कैसे करके गिरती है, वो इसी की वजह से। समझ में, वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी होगा फॉलो। तो इसीलिए आपका लाइट क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये रही डेफिनेशन, एक्स्ट्रा वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोलिशन। ये आपका क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तो इसका डेरिवेशन कैसे करके होता है, हम लोग ना क्या मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी फर्स्ट उसकी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, उसको v1 मान लेते हैं। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कितनी मान लेंगे, उसकी मान लेंगे हम लोग u2। ऐसे करके थर्ड ऐसे करके मानते रहेंगे और nth की मान लेते हैं, nth इलेक्ट्रॉन की कितनी मान लेंगे, un मान लेंगे। समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें जब मैंने करंट नहीं दी थी, उस टाइम पे क्या आपका बल्ब जल रहा था, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। भले अंदर क्या हो रहा होगा, कोलिशन हो रहा होगा, लेकिन वो बैलेंस जा रहे होंगे एक दूसरे से। लेकिन कोई भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर कोई भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो रही होगी, जीरो। कितनी हो रही होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बोल देता हूं और अच्छा बोलना चाहूं एवरेज इनिशियल वेलोसिटी बोल देता हूं, वो कितना हो रहा होगा, जीरो। क्योंकि आपका कोई भी क्या नहीं हो रहा था, कोई करंट वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो ये इनिशियली कितना हो गया, इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया। अब इतनी हो चुकी है, लेकिन अगर मैं करंट देनी मैंने शुरू कर दी, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की करता हूं बात, कितनी हो जाएगी, v1। ये क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना, v इक्वल्स टू u प्लस at, मैं वही लगा रहा हूं, प्लस a इंटू t1 टाइम पे। ऐसी करके जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कितनी हो जाएगी, v2 u2 प्लस a t2। ऐसी करके आपकी जो nth इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसका कितना हो जाएगा, vn, वो कितना होगा, un प्लस a tn। ऐसी करके होगा। अब मैं अगर एवरेज फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहूं तो एवरेज फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वो आपकी हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसे करके vn तक अपॉन n। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एवरेज फाइनल वेलोसिटी होगी। तो vd कितना हो जाएगा, v1 की जगह पे हम लोग ये रख देंगे, तो u1 प्लस a t1 प्लस u2 प्लस a t2 ऐसे करके आपका फाइनली un प्लस a tn हो जाएगा और ये अपॉन n हो जाएगा। ठीक है। अब आपका जो vd है आप u वाले एक साथ कर दो, ठीक है, और अपॉन n भी अलग कर देना, प्लस a। देखो सब में देखो एक्सेलरेशन सबका बराबर ही है, मैंने a को अलग नहीं किया क्योंकि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सबका बराबर ही मान लेते हैं। इसे तो हम ऐसे ही फाइंड तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग लेट से के लिए बराबर ही मान लेते हैं। तो a हो जाएगा और बाकी सब t1 t2 प्लस ऐसे करके tn तक क्या कर लेंगे, ये कर देंगे और अपॉन n कर देंगे। कितना कर देंगे, ये वाली वैल्यू हमको पता है, कितनी पता है, जीरो। vd कितना हो जाएगा, जीरो प्लस a। अब जो ये है ना आपकी t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे करके अपॉन n, ये पता है कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लेट से के लिए मान लेते हैं, टाउ मान लेते हैं। इन जनरल क्या मान लेते हैं, इसको टाउ मान लेते हैं। किसको माना हमने, टाउ, t1 प्लस t2 ऐसे करके अपॉन n। अब टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको पुश मारा होगा तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होगा उसी को हम बोल देते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू करोगे, मतलब जैसे आप करंट देना शुरू करोगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम होने लग जाता है। समझ में आया, जल्दी जल्दी कोलिशन होगा, जल्दी जल्दी कोलिशन होगा। तो
दो कोलिजन्स के बीच में बहुत कम टाइम हो जाता है, तो वही क्या होता है आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जो आपका वीडी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए टाउ। बस ये आपका आ गया ए टाउ जो आपका वीडी होता है। अब अगर हम इसको फर्दर और ज्यादा ब्रेक करना चाहें, कैसे कर सकते हैं? वीडी ये पता है, लेकिन हम लोगों को एक और चीज पता है, क्या कि इस पे ना कुछ फोर्स तो लगी रही होगी। अगर वीडी है अगर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो लगी रही होगी। कितनी फोर्स लग रही होगी? सिंपल सा तो हमको पता है, एम ए लग रही होगी। अब आपका क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो होने की वजह से पक्का क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के टर्म्स में हमको पता है, हाँ बिल्कुल पता है, कितना होता है, Q इंटू ई। अब यहाँ पे Q जो है चार्ज क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या कर दो, यहाँ पर चार्ज की जगह पे ई कर दो और माइनस साइन लगा दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, वी डी इक्वल्स टू ए टाउ, तो ए की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये आ जाएगी आपकी ए की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देना, तो वी डी कितना हो जाएगा आपका, ये आप इक्वेशन 1 2 3 4 जो लेना है वो ले सकते हो, और भाई लिख देना फ्रॉम इतना, ये आ गया। अब हमको एक और चीज पता है, क्या पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V बाई एल, यहाँ पर रख सकते हो। तो आप इसको जितना खोलना चाहो उतना खोल सकते हो। अब वो किसके हिसाब से करेगा डिपेंड, कि आपको अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको क्या दे रखा है वो देखना पड़ेगा आपको। अगर आपको यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है तो उसके बाद खोलने की जरूरत क्या है, अगर आपको वोल्टेज दी है तब आपको खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे करके हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पर एम भी आएगा, ये एम भी है। अब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है। अब देखो, ये आपकी एक वायर है, इसका लेट से बोल देता हूँ ये एल लेंथ की है वायर, और इसका जो एरिया है आगे क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ए है। हम लोग ना ये मान लेते हैं कि यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, या एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं, अंदर कुछ वॉल्यूम होगा, लेट से हम उसको बोल देते हैं एन। क्या बोल देते हैं, एन। एन क्या आपका, एन क्या आपका, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ऐसा बोला क्यों, ये देखो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। अगर मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे करके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे, समझ में आया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर मैं इसमें, मेरे को पता है कितने टोटल कितने चार्ज हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, चार्जेस कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। अब मैंने पढ़ा है करंट क्या होती है, क्यू अपॉन टी, ऐसी करके होती है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, जो एक चार्ज है क्यों है, वो एन ही तो हो जाएंगे, लेकिन क्या वो तो सिर्फ ना बहुत छोटे एरिया में होंगे, ये टोटल एन है। हमको तो पूरे तार में निकालना है ना, पूरे तार में कितने हो जाएंगे, एक तो उसका वॉल्यूम भी होगा मल्टीप्लाई, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यही तो होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ होता है। अब हमारे क्या आगे, पूरे तार में जितने थे क्या इलेक्ट्रॉन्स, अब हमारे क्या आगे, पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो आ गए। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, एन ई ए एल अपॉन टी, इतना हो जाएगा। अब जो L अपॉन टी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या बन जाती है हमारी, वेलोसिटी, क्या बन जाती है, वेलोसिटी। और अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स में कि एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, वो क्या होती है हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ऐसी करके हमारा क्या आ जाता है, ये रिलेशन आ जाता है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी निकालना चाहूँ, ये हो जाएगी आई अपॉन एन ई ए, बस ये भी निकाल सकते हो आप। और बाकी अगर आपको और ज्यादा करना है, ये जो हमने अभी फॉर्मूले निकालते इनसे लिख लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, लेकिन हम लोग उससे पहले रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस पढ़ लेते हैं। हमको पता है लेंथ पे करती है, एरिया पे करती है, लेकिन क्या और किसी चीज पे करती है वो देख लेते हैं हम लोग। ये जो है ना, यहाँ पे क्या देंगे, बीडी की वैल्यू रख देंगे ये वाली, तो क्या हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू एन ई ए, और बीडी की जगह पे ई वी अपॉन एल, ये हो गया आपका। अब ई और ई क्या बन जाएंगे आपके, ई स्क्वायर बन जाएगा, और ए और यहाँ पर जाएगा वी टाउ अपॉन एम एल। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाई एल, तो मैं इसी फॉर्म में लेके आऊंगा। यहां पर देखो ये V है, इसको मैं नीचे करूंगा V बाई आई, तो इसको मैं I को नीचे करूंगा, बाकी सबको इधर कर दूंगा, तो V अपॉन आई क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए और टाउ, ये हो जाएगा बिल्कुल। ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। आपका R क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो R है वो क्या आ गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तब, और एक और चीज मेरे को पता है, रो क्या होती है, ये होती है, ये होता है। अब अगर मैं इस सब को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, अगर मैंने लेंथ और एरिया को ही फिक्स कर दिया है तो क्या होगा मेरा, तब भी मेरा रेजिस्टिविटी किस पे करेगा डिपेंड, टाउ पे। इसका मतलब जितना बड़ा मेरा टाउ उतना ज्यादा मेरी
उतनी कम मेरी रजिस्टिविटी की वैल्यू, तो आर क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ हो जाता है। अब देखो यहीं पर से ना मैं ना रजिस्टिविटी की भी निकाल सकता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ, तो मेरी जो रजिस्टिविटी की आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये आ गई है। तो ये मेरी क्या आ गई, रजिस्टिविटी की वैल्यू। इसका मतलब रजिस्टिविटी भी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाउ के। ठीक है, अब एक और चीज आप पढ़ लो, एक होता है कंडक्टेंस, एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है, जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको जी से, ये क्या होता है 1/r। और वहीं एक और चीज होती है कंडक्टिविटी, ये होती है हमारी सिग्मा, ये होती है 1/ρ। बस ये जो है ना, इस वैल्यू को जस्ट उल्टी कर दो, आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, यही तो होता है। और जो आपका रजिस्टिविटी, बस इस वैल्यू को उल्टा कर दो, इसको भी कर सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगी, कंडक्टेंस आ जाएगा। तो अभी हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है, और हमने इसकी सिग्मा की वैल्यू निकाल लिया, मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल लिया। अब हमारी जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है ना, वो एक्चुअली पता है क्या होती है, वो होती है J इक्वल्स टू सिग्मा E। इस फॉर्म में लाना है हमने, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लाएंगे, यहीं से लाएंगे हम लोग। कैसे करके, हमको अगर E में लाना है, तो ये वाला अगर हम निकालते हैं, ये वाला जो रिलेशन था हमारा एन ई स्क्वायर ए वी बाई एल एम और टाउ, ये है। अभी हमने पढ़ा था V बाई ई तो क्या हो जाता है हमारा, E हो जाता है, ये हो जाता है। अगर मैं एरिया को इधर डाल दूं, ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा J, बन गया ना ये मेरा J। अब ये E स्क्वायर और ये यहाँ पर A टाउ अपॉन M, ये हो गया, और यहाँ पे आपका E बन गया। अब आप मेरे को बताओ, ये मेरे को इसके बराबर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये सॉरी A तो चली गया, A तो इधर डाल दिया, ये सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बस यहीं पर से J इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा, यही बस होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ये हमने पढ़ना था और हमारा सीधा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी आ चुका है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो क्या क्या होती है, एक होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल में। तो इसका प्रूफ कैसे करते हैं, लेट्स से अगर मैं सीरीज की करूं बात, मैं मान लेता हूं यहाँ पर ये R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये R2 रेजिस्टेंस है, 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, हम लोगों को एक चीज बहुत ध्यान से याद कर लेनी है, वो क्या है, हमारा जो सीरीज में होता है ना, क्या चीज कॉन्स्टेंट रहता है, हमारी करंट रहती है कॉन्स्टेंट। हमारी करंट क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, मतलब हर जगह सेम रहेगी। और बात करूं अगर पैरेलल की, तो पैरेलल में हमारा वोल्टेज रहता है सेम। ठीक है, वोल्टेज मतलब यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, और इसमें यहां से लेके पूरे उसमें करंट क्या होगी मेरी, सेम होगी, आई। ठीक है, ये हमने ध्यान में रखना है। अब हम लोग प्रूफ पता कैसे करते हैं, जो चीज हमारा वेरिंग कर रहा है, जैसे इसमें क्या कर रही है वेरिंग, इसमें कर रही है हमारी वोल्टेज कर रही है ना, तो हम लोग इसमें करेंगे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, जितने भी होंगे। इसमें जैसे करंट कर रही है, मतलब अगर यहाँ तक I करंट है, यहाँ पर तो बढ़ जाएगी I1 और I2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 से प्रूफ करेंगे। अब करेंगे कैसे, हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, V1 और V2 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो V की निकाल लेते हैं, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R तो हमको पता ही नहीं है, तो लेट से के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको सिंपल कैपिटल R मान लेते हैं। बाद में जो V1 हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा I, और यहाँ पे R1, यहाँ पर V2 कितना हो जाएगा I और R2, है ना, यही तो होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, ओम्स लॉ। हम लोग अब यहाँ पे रख देंगे, तो V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, या फिर सीधा वैल्यू रख दो इसमें, तो IR I R1 प्लस I R2, I ले लेना यहाँ से कॉमन, ये कट जाएगा, बस आपका कितना आ जाएगा, I R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। वही अगर यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे मैं निकालूंगा V इक्वल्स टू IR, पता है मेरे को, V इक्वल्स टू IR पता है ना, तो मैं क्या निकालूंगा, I की वैल्यू निकालूंगा, V अपॉन R, ये मेरी आ गई I की वैल्यू। I1 की कितनी आ जाएगी, V अपॉन V तो मेरा सेम रहेगा, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R2। तो मेरा अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कितना हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल्स टू, इसमें रख रहा हूँ V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, V लेना फिर से कॉमन, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बस ये आपका हो गया प्रूफ। तो ये देखो, ये सब मुश्किल नहीं है, आपको करना है, बस प्रैक्टिस की दे रहा है, यूं हो जाता है। फिर तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये वाला आता है कि इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसमें करंट कांस्टेंट रहता है, बस फिर तो क्या ही है, फिर आपको कुछ नहीं करना। देखो आप कैसे भी याद कर सकते हो, देखो P है ना पैरेलल, वोल्टेज को हम और क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, तो P और P पोटेंशियल से कर लेना याद, है ना, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। या फिर यहाँ पे देख लेना, I तो इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है I क्या होता है, करंट, तो इसमें करंट कर लेना कांस्टेंट। तो ऐसे करके ना कुछ भी अपनी ट्रिक्स बना लो। ट्रिक आपने एक बार बना ली ना, बस आपके दिमाग में छप जाएगा वो चीज। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो वेरिंग कर रही है, बस उसी को हम लोग ऐड करते हैं। आप ये ना किसी में भी, चाहे कैपेसिटेंस लो, अभी आप मैं सेल वाला करवाऊंगा ना, सेल वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, कैसे वो भी देखना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। होती क्या मोबिलिटी ऑफ चार्जेस, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर आपको आसानी से आ जाएगा समझ। म्यू जो होता है वो होता है VD अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब
मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी मतलब होता है हिलना। तो जितने ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स हिलेंगे उतनी ज्यादा आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। ये तो बात है ही। तो अगर हम इसको डिफाइन भी करना चाहें ना, पता क्या होती है? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जितना पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना ज्यादा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ना, उतना ही आपका क्या होगा? मोबिलिटी, मतलब उसका हिलना भी ज्यादा हो जाएगा। मोबाइल चार्जेस की वजह से होता है सब कुछ, तो जो हिलती है बस वही तो होती है मोबिलिटी। अब देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर से कैसे रेजिस्टेंस वेरी करता है या फिर कैसे उस पर डिपेंड रहता है। अब अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें, अगर आप कहीं ठंडी जगह पे जा रहे हो, अब वहां पे चाय बना रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप वहीं कहीं गर्म सी जगह पे चले गए, वहां आप चाय बनाओगे, वहां आपको क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा। तो ऐसे करके आपको क्या हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से आपका जो चाय बना रहे हो उस पर वेरी कर रहा है, ऐसी रेजिस्टेंस पे भी करता है। कैसे वेरी करता है? ये अगर बात करूं, पहले जहां पे आप क्या कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे 20 डिग्री सेल्सियस था अगर टेम्परेचर, बाद में 30 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया? आपका टेम्परेचर चेंज हो गया। उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। इसमें क्या होता है? जो आर होता है ना, ये आपका होता है न्यू रेजिस्टेंस। क्या होता है? न्यू रेजिस्टेंस। अब न्यू रेजिस्टेंस है, ये वाला आपका क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। समझ में आया? जो पहले था। अब 1 प्लस एल्फा। एल्फा क्या होता है? ये आपका होता है कोफिशिएंट होता है। कौन सा? कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये डेल्टा टी पता है क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस था, बाद में पहले 20 डिग्री था, तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो वही लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर आपका ऐसा कहीं पे आ जाता है, आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दे देता है ऑफ रेजिस्टिविटी, और आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे देता है, और क्या दे देता है? इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था वो दे देता है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो? जो नया रेजिस्टेंस होगा वो निकाल सकते हो। सेम ऐसी आपका रेजिस्टिविटी के भी साथ चलता है, ऐसी करके रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, तो कितनी होगी? वो ऐसे करके होगी। बस जो इस बार अल्फा है वो क्या हो जाएगा? आपका कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा। बस। अब आप बोल रहे होंगे चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये अल्फा का सिग्निफिकेंस क्या है? फिर ये बताता क्या है? ये बताता क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्या बताता है? ये आपको पता है क्या बताता है? रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। इट टेल्स हाउ द रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। बस यही तो था आपका। अभी तक आपने ये तो पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है, लेकिन बनता किससे है रेजिस्टेंस? ये पता है क्या आपको? नहीं पता? देखो, आपके दो चीजों से बनता है रेजिस्टेंस। किस किस चीज से? या तो आपका बनेगा वायर बाउंड रेजिस्टेंस, और दूसरा अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको कौन किससे बनता है। पहला, ये जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस है ना, ये मेटल से बनते हैं। कौन कौन से? ये 3 मेटल्स के नाम लिख रहे हैं, मैंगनीज, कांस्टेंटाइन और नाइक्रोम। और ऐसी जो मेटल्स होते हैं ना, इनसे बनते हैं। लेकिन इन्हीं से क्यों बनते हैं? हम लोग बाकी चीजों से भी तो बना सकते हैं, गोल्ड से बना लो, सिल्वर से बना लो, इनसे क्यों नहीं बनाते हम लोग? तो देखो, इसका ना कुछ रीजन होता है। क्या? कि ना ये ना इनका जो रेजिस्टिविटी होती है, इनका जो रो होता है ना, वो टेम्परेचर के साथ ना वेरी नहीं करता, वो टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है। क्या होता है? टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बनाते हैं? वायर बाउंड रजिस्टर बनाते हैं। अगर देखो, कोई भी आपका अगर टेम्परेचर सेंसिटिव हुआ, तो जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ा, वैसे ही आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। आप कहोगे भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? भाई सही तो किया कर रहा हूं मैं सब कुछ, लेकिन क्या है, जब मेटली में आपके प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके रजिस्टर में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर कैसे आएगा आपका आंसर? सही नहीं आ पाएगा ना। अब मैंने आपको बताया था क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, तो वो यही होता है। अब अगर आपका जो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो होगी नहीं मेटल की, तो आपका क्या होगा? चेंज इन रेजिस्टेंस में बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, तो उससे आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इसीलिए हम लोग इनको यूज करते हैं। अब जो सेकंड वाला है, सेकंड जो रजिस्टर बनता है ना, वो आपका इससे बनता है। किससे? कार्बन से। कार्बन रजिस्टर्स बनते हैं आपके। तो कार्बन रजिस्टर बनते हैं, ये ना इतने छोटे होते हैं ना साइज में, और ना बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होने की वजह से ना इसका हम लोग रेजिस्टेंस निकाले कैसे? तो इसमें हम लोग कलर कोडिंग का यूज करते हैं। किसका? कलर कोडिंग का। अब कलर कोडिंग का आपने जैसे ये पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये पढ़ा है ना, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब इसका टेबल भी दे रखा है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप इसको ऐसे भी याद करना चाहते हो, तो आपको एक और चीज ध्यान रखना है। क्या? ये हमेशा ना डार्क कलर से लाइट कलर की तरफ को जाएगा, डार्क से लाइट की तरफ को। कैसे? सबसे पहले होगा ब्लैक, फिर होगा ब्राउन, फिर होगा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। समझ में आ गया? ये आपकी क्या होती है? कलर कोडिंग होती है। और लास्ट में ना आपका थोड़ा सा टॉलरेंस वाला, इसमें देखो, पता है कैसे करके लगाते हैं? ऐसे करके आपकी वायर होगी ना, ऐसे करके लगा देंगे कलर कोडिंग। सपोज करो यहाँ पे इसने ब्राउन कलर दे दिया, यहाँ पर इसने ग्रीन दे दिया, यहाँ पर इसने ग्रे दे दिया। समझा? और एक और स्ट्रिप लगती है, एक और स्ट्रिप ये दिखाता है कि ना ये जो आपका ये है ना,
ये कितना एक्स्ट्रा टॉलरेट कर सकता है आपका, ये जो वायर है ना कितना एक्स्ट्रा टॉलरेट कर सकती है। तो 3 होती है टॉलरेंस का, एक होता है गोल्ड, गोल्ड का क्या होता है 5% टॉलरेंस होती है, ठीक है, किसकी, गोल्ड की। अब जो आपका दूसरा होता है सिल्वर, उसकी 10% होती है सिल्वर की। और लास्ट में होता है आपका नो कलर, नो कलर मतलब 20%। अगर ये दिया ही नहीं है तब वो होता है नो कलर। चौथा बैंड अगर है ही नहीं तो इसका मतलब वो नो कलर है। बहुत सारों में नहीं होता है इसलिए उसका क्या होता है, नो कलर होता है। समझ में आ गया, मतलब 20% टॉलरेंस है इसकी। अभी टेबल से आप अच्छे से देख सकते हो। अभी टेबल देखो, इसमें 1 2 3 4 ये कैसा होता है, इसका 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके होता है, और 10 टू द पावर 0 मतलब 1 ऐसे करके, 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर 2 ऐसे करके होता है। तो ना जैसे ये है, ये ऐसे करके जैसे ब्राउन है, ब्राउन का कितना है, ब्राउन का है 1। ग्रीन है, ग्रीन का कितना है आपका, ग्रीन का होगा 4। जो आपका ग्रे है, ग्रे का कितना होगा आपका, ये होगा 8 ऐसे करके। तो इन नंबर्स को मैं लिखूं कैसे, इसका भी होता है फॉर्मूला, पता है क्या होता है, ए बी इंटू 10 टू द पावर सी प्लस माइनस d%। मतलब ए मतलब फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला आपका बी है, थर्ड वाला आपका सी है, और लास्ट वाला आपका डी है। तो अगर मैं यहीं पे इसको लिखना चाहूं 1 4 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस माइनस 20। अगर मैं नो कलर ले लेता हूं तो 20%, गोल्ड लूंगा तो 5%, अगर सिल्वर लूंगा तो कितना 10%। यहां पर देखो ये आपका ना ग्रीन का 5 होता है, हाँ ग्रीन का कितना होता है 5 होता है बस, ग्रीन का 5 हो गया बस, आपका ये आ जाएगा। अगर आपका किसी का भी निकाल सकते हो, ये भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन ये दोनों आपके नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये देखना है कि इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, तो ये जो वीडियो देखिए आई बटन पे आप इसको देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, तो ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है जो पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था, क्या था, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो इससे कैसे निकाले, फिर हमको पता है ना, देखो I इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, Q इंटू टी लिखते हैं, Q अपॉन टी, ये पता है। Q को कैसे लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं, बस आपको Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो W इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू I इंटू टी। आप बोलोगे यार हमको तो एनर्जी निकालनी थी, हम तो W निकाल दिया। अरे मेरे भाई, जो वर्क होता है वही तो आपकी एनर्जी होती है। आपको अगर कितना भी आपको वर्क करना है तो आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो बस यही तो होता है। यहां पर क्या लिख सकते हो आप, एनर्जी, तो बस ये आपकी एनर्जी आ गई, V इंटू आई इंटू टी। अगर आपको और किसी फॉर्म में लिखना है, हमको ये फॉर्मूला ही पता है, V इक्वल्स टू आई आर। अगर आप यहाँ पे V की जगह पे आई आर लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और अगर आप आई बोलते हो नहीं मेरे को तो आई की टर्म्स में निकालना ही नहीं, तो आप ये कर दो यार पुट, नाराज क्यों होते हो मेरे भाई, ये कर दो यार पुट, ये आ जाएगा। समझ में आ गया। और आप बोलेगे पावर, अरे पावर भी कोई भारी चीज नहीं है, पावर क्या होता है आपका, एनर्जी अपॉन टाइम। सब इन सबसे क्या कर दो आप, टाइम काट दो, आपका क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। जैसे अगर आप यहां से अगर आपको इसको पावर में बदलना है, इसको बदल देता हूं पावर में, ये लो पावर बदल दी, इसको ही बदल देता हूं पावर में, ये लो पावर में बदल दी। अब इसको बदल दो पावर में, ये लो पावर में बदल दी सबको मैंने पावर में। कैसे, जब आपका टी हटा दिया, ई से आप बस आप टी हटा दो, पावर में आ जाएगा आपका। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, कैसे आते हैं वीडियो देख लेना। अब हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है। देखो सेल क्या होता है आपके हिसाब से, आप लोग यूज करते होंगे ना, ड्राई सेल तो सब करते हैं यूज। ड्राई सेल क्या होता है, जो ना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको ये तो पता होगा ना, जो आपका सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कभी आप क्या करना, ऐसे करके हिला के देखना सेल को, जब आपका काम ना कर रहा हो आप हिलाओगे ना तो क्या करने लग जाता है, काम करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जो दबा हुआ इलेक्ट्रोलाइट होता है ना वो वापस क्या हो जाता है, खुल जाता है, तो आपका वो काम करने लग जाएगा थोड़ी देर के लिए वो सेल। समझ में आ गया। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ होता है। अब आप इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने से पहले आपने 3 टर्म सीख लेना, एक पढ़ना ईएमएफ, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, और तीसरा वोल्टेज। तो आपका ऐसे करके अगर सर्किट बनाते हैं ना हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं बैटरी। सपोज करते हैं ये ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है, तो हम लोग बोलते हैं ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अरे मेरे भाई ये ना बस ना वो पगले थे ना कुछ साइंटिस्ट, उन्होंने रख दिया, इसमें कुछ फोर्स नहीं है, ये बस पीछे के लोगों को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, उन्होंने फोर्स दे दिया इसको भी, हर चीज को जो भी होता था उसको फोर्स दे दिया। तो ये कोई फोर्स नहीं है, ये पता है क्या होती है, ये हमारा है ना, इसका सपोज करते हैं ये क्या है, इसका V वोल्ट है, सब V वोल्ट है। तो इसके और इसके बीच में ना जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके और इसके बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कब, जब आपका ना यहाँ पर एक स्विच बना देता हूं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कब, जब ऑफ होगा ना स्विच आपका,
स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, तब जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल वो क्या होता है, ई होता है। इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट देन द पोटेंशियल अक्रॉस द या वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स इज नोन एज ईएमएफ। लेकिन जब आप यहां से आपने इसको कर दिया, इस बार बंद कर दिया, अब क्या होगा इसके बीच का पोटेंशियल, अब तो कुछ ना कुछ क्या होने लग गया होगा, अभी बताऊंगा वो क्या होता है कुछ ना कुछ वाला। अभी आपने ये स्विच ऑन कर दिया, अब क्या होगा, अब जो इसके बीच का पोटेंशियल होगा या इनके बीच का वोल्टेज होगा वही आपका क्या हो जाता है, वी। वही आप इन दोनों के बीच का पोटेंशियल वही आपका वोल्टेज हो जाता है, जो हम लोग बोलते हैं ना इतना वोल्ट, ये वही है। समझ में आ गया। तो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्किट, ठीक है, देन एट दैट टाइम द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। इसको क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। इतना आगे होगा समझ। तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है, अरे देख मेरे भाई, ये है ना आपका सेल है, सेल के अंदर ना आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना वो भी ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्या करता है, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं पर काम करवाने, बैंक के अंदर जाते हैं काम करवाने, वो कुछ घूस ले लेते हैं ना कभी कभी, तो ये वही घूस है। ये क्या करता है, इसकी कुछ एनर्जी ले लेता है, इसका कुछ वोल्टेज ले लेता है, तो जिसकी वजह से जो आपका ईएमएफ की वैल्यू होती है उससे कम आ जाती है टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू। जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है ना वो ईएमएफ से कम आ जाती है। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इसके सेल के अंदर वाले ने ही ले लिया है। समझ में आ गया ना। तो बस वही चीज है, इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। बस। अब जो इसके बीच में रिलेशन आता है ना, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन आता है वो पता है क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालना चाहो ना वो होता है VA माइनस VB। अगर मैं निकालना चाहूं इसको मैं V मान लेता हूं, ये पता है कितना होता है, वो आता है E जो EMF है माइनस, अभी हमने क्या करना कर दिया, करंट ड्रॉ करना शुरू कर दिया, तभी तो वोल्टेज लिखा, वोल्टेज निकाल लेना। तो EMF में से कितना माइनस करेंगे, R तो करेंगे ही करेंगे, और R तो सिंगली करेंगे नहीं, R के साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, I भी करते हैं। I हमको ये तो पता है ना, V इक्वल्स टू IR, तो पोटेंशियल तो हमारा है ही V, लेकिन इसको कैसे V बनाए, जब हम लोग I इंटू R करेंगे। और अभी बाहर वाला रेजिस्टेंस का मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूं, सपोज करते हैं ये है ही नहीं कुछ रेजिस्टेंस, ये है ही नहीं, तब कितना होगा, तब इतना होगा, सिर्फ ये वाला ऑफर करेगा कुछ रेजिस्टेंस, तो वो कितना होगा, इतना होगा। तो यही क्या हो जाता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, ये होता किस चीज का है, जब हम लोग किसी चीज को यूज करते हैं, तो हम लोग कभी किसी चीज को यूज करते हैं तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। मतलब ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, डिस्चार्जिंग का। समझ में आ गया, किसका है फॉर्मूला, डिस्चार्जिंग का। लेकिन वही अगर मैं किसी चीज को चार्ज करता हूं तब क्या होगा फॉर्मूला, तब देखो मेरे भाई, आपको ईएमएफ जितना तो आपको वोल्टेज देना ही देना पड़ेगा, प्लस जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना उसको भी उतना बढ़ा के देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका V E, बस प्लस कर देना इसके आगे से I। तो ये जो होगा ये क्या है आपका चार्जिंग का। जब आप किसी भी चीज को चार्ज करते हो तो आपको कितना वोल्टेज देना है, तो आपको देना है E प्लस IR। समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैंने यहां पर ना एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो मेरी जो ये इक्वेशन थी ना, अब क्या होगा, अगर मैं इसको भी मैं करंट में बदलना चाहूं, मुझे पता है V इक्वल्स टू क्या हो जाता है, IR हो जाता है। मेरी तो ये थी ना इक्वेशन, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, V इक्वल्स टू IR, ये हो जाएगा। इस R को मैं यहां पे रखूंगा, इसको मैं इधर को शिफ्ट कर दूंगा, और ये क्या हो जाएगा E। तो यहां पर से I कॉमन, और बाकी का ये सब नीचे R प्लस R। तो अगर आपको कभी भी करंट निकालना हो और आपका कोई रेजिस्टेंस लगाओ और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो तो ये हो जाएगा। तो आप बोलोगे आज तक कभी नहीं सुना था ना आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम। हम लोग ने पता है क्या मान के चलते कि ना जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना ये बहुत छोटा है, किसके रेस्पेक्ट में, ये आपका इसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल R के रेस्पेक्ट में, इसीलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट अब नेग्लेक्ट नहीं होगा, अब आपको थोड़ा बहुत एक्यूरेसी की तरफ को जाना है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, अब आप किसी लेमैन की तरह नहीं पढ़ रहे हो, अब आप एक एक्सपर्ट की तरह पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला भी यूज करना पड़ेगा। अगर आपको दिया है स्मॉल r तो आपको यूज करना पड़ेगा इसको भी। समझ में आ गया। अब आपको मैं एक और चीज बताऊं, जो हमारा ड्राई सेल होता है ना, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं रिमोट्स वगैरह में, उसका ना इंटरनल रेजिस्टेंस ना ज्यादा होता है। किससे, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जैसे आपका डेनियल सेल हो गया, आपका गैल्वेनिक सेल हो गया, इनका जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो कम होता है। किसके रेस्पेक्ट में, ड्राई सेल की रेस्पेक्ट में।
कभी कभी ना आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना वो भी जबरदस्ती हम लोग बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? ताकि आपका जो सेल हो ना वो डैमेज ना हो। कभी कभी क्या होता है, इसी जो आपका अगर ज्यादा ही वोल्टेज आ गई ना तो आपका सेल डैमेज भी हो सकता है। तो हम लोग डैमेज ना करने के लिए या फिर डैमेज से बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसा यूज कर लेते हैं। हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हमारा सेल क्या ना हो, डैमेज ना हो। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, तो हमको बताइए दो ही तरीके से कॉम्बाइन हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है कंबाइन? एक हो सकता है सीरीज में, दूसरा हो सकता है पैरेलल में। पहले हम सीरीज वाला देख लेते हैं। सपोज करो ये हमारा क्या एक सर्किट है, यहाँ पर आपका E1 क्या है, इसकी E1 इसका EMF है, इसका EMF E2 है। अब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, इसमें R1 मान लेते हैं, इसमें कितना मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। ठीक है, R1 हो गया, R2 हो गया। अब हमको क्या पता है, इक्वेशन पता है। लेकिन उससे पहले आप मेरे को बताओ सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है? I दिख रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, करंट रहेगा कांस्टेंट। अब करंट आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम कैसे निकालेंगे, ऐसे करके निकालने वाले, ऐसे करके, हट ऐसे करके थोड़ा ना निकालते हैं, ऐसे करके निकालते क्या हम लोग, निकालते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, क्योंकि यही तो आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 से निकालेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा अब आपका V इक्वल्स टू I, V इक्वल्स टू E माइनस I R1, लेकिन यहां पर क्या है, V1 भी होगा। हम लोग अब इसी इक्वेशन से करेंगे कंपेयर, समझ में आया? हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, इसी इक्वेशन से करेंगे। तो लास्ट में हम लोग इसी फॉर्म में निकालना पड़ेगा हमको। ये हो गया आपका V हो चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक की और यहां तक की, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो इसका मतलब VA माइनस VB हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। दूसरे में यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं पोटेंशियल की करता हूं बात, ये हो जाएगा इतना V2 माइनस R इक्वल्स टू ये, और ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करवाते हो तो आपका ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा, बाकी कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा हूं, हाँ, VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 माइनस ये प्लस E2 माइनस ये, इतना आ चुका है। लेट से हम लोग VA माइनस इसको क्या मान लेते हैं, VC को, इसको V मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, V। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस इसके साथ E2 को ले लेते हैं, माइनस I को कॉमन ले लेते हैं, और ये आ गया। अब जरा ये वाली इक्वेशन को ना आप इससे करो कंपेयर। हमारे देखो V तो V के बराबर है, E जो है वो क्या आ रहा है, E1 प्लस E2। जो आपका R है वो क्या आ रहा है, R1 प्लस R2। I तो आपका देखो I सेम ही रहा, माइनस साइन भी सेम रहा। तो ये आपका क्या आता है, कभी भी आपका सीरीज में हो कुछ भी चीज, कभी भी आपका सीरीज में हो सेल, तब कैसे करके होगा। अब एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये देखो इसका माइनस इसके प्लस के साथ जोड़ा है, समझ में, ऑपोजिट साइन है। लेकिन अगर सेम साइन ही आता है वो थोड़ी देर में बताता हूं। यहां पर देखो प्लस ये जो R है वो सिंपली ऐसे करके ऐड हो जाता है, E भी ऐसे करके ऐड हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे सेम हो जाता, ऐसे करके अगर आपका ये सेम हो जाता, या तो ऐसे करके या फिर आपका ऐसे करके हो जाता, तब क्या होता, अगर ये E1 मान लेता हूं और ये E2 मान लेता हूं, तब क्या होता, तब मेरा जो E होता है ना वो E1 माइनस E2 हो जाता है। समझ में क्या हो जाता है, E1 माइनस E2। आप बोलोगे R में, अरे R तो सेम ही जुड़ेगा ना यार, रेजिस्टेंस तो उतना ही ऑफर करेंगे ना दोनों के दोनों, चाहे आप उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ। समझ में आया ना, चाहे आप उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करके जुड़ता है। ऐसे करके होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट्स से मैं मान लेता हूँ ये E1 हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस जो मान लेता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये आपका E2 हो जाएगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। समझ में आ गया, ऐसे करके हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, इसकी जो हम लोग कंबाइन करेंगे इसमें क्या चीज सेम होता है, इसमें आपका बिल्कुल सही वोल्टेज आपका सेम होता है, वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करके जोड़ेंगे, अब गलती मत करना, हाँ, अब हम लोग जोड़ेंगे I में, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब आप बोलोगे फिर I1 और I2 हम लोग निकालेंगे कैसे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे और कंपेयर भी जस्ट यही वाले से करेंगे, मतलब इसी फॉर्म में। ऐसा नहीं कि I इधर डाल दिया वो डाल दिया, भले आप I निकालने के लिए इधर उधर कर सकते हो, बट लास्ट में कंपैरिजन इसी से होगी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E माइनस IR था, I कितना हो जाएगा, ये वाला इधर से ले आएगा, E माइनस V अपॉन R, ये हो जाएगा। अब आपका जो I1 है वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1। जो आपका I2 है वो कितना हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अब आप क्या कर दो, सबको सेपरेट कर दो, मतलब E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, मतलब इसको इधर ही ले लिया, हाँ मैंने, माइनस V अपॉन V1 प्लस ये माइनस V अपॉन R2, ऐसे करके हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लो यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये R2 प्लस
ये अपॉन R1 इंटू R2, ये आपका आ चुका है, ये हो गया I। अब यहां पर क्या करना है, V तो आप ले लो कॉमन, और अंदर आप क्या कर दो, एलसीएम भी ले लो। ये कितना हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, समझ में आ गया, ये ऐसे करके हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको कर दो इधर शिफ्ट, इसको कर दो इधर शिफ्ट। क्यों, ये देखो आपका I का साइड इधर है और V इधर है, तो मैं V को इधर लेके आ जाऊंगा। तो V क्या हो जाएगा मेरा, V R1 प्लस R2 I1 ये इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 और माइनस I हो जाएगा। अब देखो यहां पर देखो आप, V के साथ कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये वाली पूरी टर्म आप क्या कर दोगे, उधर को कर दोगे शिफ्ट। तो V के साथ नहीं है तो ये हो जाएगी, इसके भी साथ आ जाएगी, इसके भी साथ आ जाएगी। अब देखो इसके अगर अपॉन में आएगी, इसका मतलब ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, जस्ट ऑपोजिट ऐसे करके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और माइनस ये ऐसे करके हो जाएगा ना। अब देखो R1 R2 ये दोनों कैंसिल, तो V कितना आ जाएगा, V आपका हो जाएगा ये। अब जो नीट वाले देख रहे होंगे, अब आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से ये आया कैसे, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वो आया कैसे, ये आ चुका है। अब आप खुद ही बताओ मेरे को, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, इससे मैं अपना E फाइंड कर सकता हूं, और ये जो बाकी है ये क्या हो जाएगा मेरा R, इससे मैं अपना इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। कैसे कैसे करके हुआ, आ गया होगा मेरे हिसाब से। आप इसको ध्यान से देख लो कैसे कैसे करके किया मैंने। इसमें बस ये था मेन स्टेप मेरा यही था कि मैंने बस I को निकालना था, I को प्लस माइनस करना था, उसके बाद तो शिफ्टिंग ही था, पूरा काम शिफ्टिंग का था। तो आपको बस ये आपको मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है हर किसी में, चाहे आप कैपेसिटर में देखो, चाहे आप किसमें देखो, सेल्स में देखो, चाहे आप रेजिस्टेंस वाले में देखो, सब में आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, बस आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ये वाले लेक्चर में सिर्फ डेरिवेशन बता रहा हूँ, बाद में इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे कैसे करके पूछे जाते हैं। अब जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है क्रिचॉफ्स रूल्स। अब क्रिचॉफ्स रूल्स पहली बात तो होते क्या है, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्रिचॉफ्स रूल बनाए क्यों, भाई क्या दिक्कत आ गई थी क्रिचॉफ्स रूल बनाने की। अरे भाई जो हमने रेजिस्टेंस निकाले थे ना, रेजिस्टेंस वाला भी तो था हम पे, तो हमने क्रिचॉफ्स रूल क्यों बनाए, तो इसका रीजन ना क्रिचॉफ ने बोला कि हमेशा ना जो रेजिस्टेंस वाले ना वो हमेशा सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं, हमको हमेशा वो सही रिजल्ट नहीं देते हैं। इसीलिए इसने क्या कर दिया, भाई जी ने अपने 2 रूल निकाल दिए। अब कौन कौन से रूल थे, जो आपका पहला रूल था वो बोलता था कि जो टोटल करंट है, मतलब जो टोटल करंट है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अलजेब्रिक सम जो होगा करंट का वो हमेशा 0 होगा। तो मतलब ये देखो, ये हमारा एक सर्किट है, यहां पर देखो ये करंट है, यहां पर से I2 करंट जा रही है, ये हमारा एक पॉइंट है, यहां पर से इधर को I3 जा रही है, इधर से इधर को, इधर से बाहर को आना, ठीक है। यहां पर से I3 करंट बाहर को जा रही है और यहां पर से I1 करंट ऊपर को जा रही है। तो जितनी भी जाने वाली करंट होगी ना और जितने भी आने वाली करंट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे मैं बोलता हूं अगर इस घर में से 5 ही लोग रहेंगे तो इसका मतलब अगर किसी को आना है तो उसके लिए एक को जाना पड़ेगा यहां से, पर यही था इसका रूल। मतलब अगर मैं इसके हिसाब से मानता हूं तो यहाँ पे क्या है, जाने वाली करंट कितनी है, सिर्फ I2 है, तो I2, और इधर से भी तो इधर को ही जा रही है इस जंक्शन की तरफ को, प्लस I3, ये किसके बराबर हो जाएगी, I1 के। समझ में आ गया, ये दोनों की दोनों इस पॉइंट की तरफ को आ रही है और ये क्या कर रही है, इस पॉइंट से जा रही है, तो ये ऐसे करके होगा। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, I3 माइनस I1, ये 0 के बराबर आ जाएगा। हमने भी तो ये बोलता जो अलजेब्रिक सम है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसने भी यही बोला, फर्स्ट रूल क्रिचॉफ्स का यही है। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन सुननी है तो ये रही, एट एनी जंक्शन, जंक्शन ये रहा, बोलता है एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction। मतलब जितने करंट इस जंक्शन की तरफ को आ रहे होंगे और जितने करंट जा रहे होंगे उनका सम क्या होगा, बराबर होगा। ये करता है सिर्फ जंक्शन 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 की बात, इसीलिए जो फर्स्ट लॉ है उसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। अब जो आपका सेकंड लॉ है, सेकेंड लॉ बोलता है जो आपका वोल्टेज है ना वो सेम रहेगा। अब देखो वोल्टेज के बारे में करता है बात, तो इसको हम क्या बोलते थे, वोल्टेज लॉ बोलते थे। अब ये है क्या, ये भी वही बोलता है कि वोल्टेज, सम ऑफ वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, ऐसे करके जितना भी होगा, जितने भी वोल्टेज होंगे वो सेम होंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कैसे, तो इसका ना कुछ ना हम लोग लूप चलवाते हैं। कैसे करके लूप चलवाते हैं कि जो करंट की तरफ को लूप चलवाते हैं, देखो ऐसे करके जा रही थी ना आपकी करंट, तो बस इधर ही को आपने क्या कर दिया, लूप चलवा दिया। यहां पर क्या था, कैसे करके जा रही थी, ऐसी करके,
ऐसी करके जा रही थी, तो यहाँ पर भी लूप चलवा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ए कर दिया, बी, सी, डी, और इस पॉइंट को थोड़ा ई कर दिया, इसको थोड़ा एफ कर दिया, और यहाँ पर जी कर दिया। तो अगर मैं इसकी करता हूँ बात, ये वाली की करता हूँ बात, तो क्या होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा और मार्किंग कर दो, E1 हो गया, ये E2 हो गया, यहाँ पर क्या कर दो 10 ओम कर दो, ये 20 ओम कर दो, ये 3 ओम कर दो, ये 4 ओम कर दो। समझ में आया? अब लूप कैसे चलवाते हैं, लूप चलाते हैं हम लोग इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में चलवा दो। लेकिन जो हम लोग करंट की डायरेक्शन लेते हैं ना, जब हम लोग ये पढ़ते हैं ना, V इक्वल्स टू IR, यही तो पढ़ते हैं हम लोग, V इक्वल्स टू IR। तो इसमें ना अगर हम लोग उसी डायरेक्शन में चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में, तो हम लोग करंट की जो साइन लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। कैसे, वो देखो, यहां पर अगर मैं लूप चलवाता हूं, इन लूप ए, ये वाला, ये बी, सी, डी, और यहां पर ई, और फिर से ए लिखना है एक बार, मतलब ऐसे करके हमारा पूरा लूप चल चुका है। अब हम लोग चलाएंगे कैसे, यहां पर देखो, अगर ऐसा मैं चलाता हूं, यहां पर ये जा रही है, I1 करंट जा रही है, इससे जा रही है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का I1 इंटू कोई रेजिस्टेंस है, हाँ कितना है, 4 है, इसलिए 4 लिख दिया। रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा, भले वहां पे करंट जा भी रही होगी, तब भी आप V इक्वल्स टू IR वाले फॉर्मूले से, जब R ही 0 हो गया तो आपका कुछ रहेगा, करंट की कोई वैल्यू है, नहीं है कोई वैल्यू, बस ये हो जाएगा। अब यहां पर से अगर मैं देखता हूं, यहां पर देखो I3 I2 जा रही है और यहां चलेगी। यहां पर आपको एक और चीज ध्यान रखना है, आप लोग करंट की जगह पे देखो, जिसे नेगेटिव का साइन लिया, ये तो ले लोगे, लेकिन फिर आपने ये जो बैटरीज आती है ना, इनमें कैसे लोगे, इनमें कैसे लोगे, दो केसेस आते हैं, या तो आपका ऐसे करके होगा, या तो आपका ऐसे करके होगा, या आपका ऐसे करके जाएगी करंट। समझ में आ गया, या तो ऐसे करके जा रही होगी करंट, या तो आपकी ऐसे करके जा रही होगी करंट। जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, तो इनमें बताओ मेरे को, ये कैसे करके होगा, ये बताओ इसमें कि मैं क्या लूं, नेगेटिव साइन लूं, पॉजिटिव साइन लूं। अगर मैं बोलता हूं ये ई है और ये भी ई है, तो बताओ मेरे को किसमें मैं नेगेटिव लूं, किसमें मैं पॉजिटिव लूं, नहीं पता। ये देखो इधर ध्यान से सुनना, कभी भी ये क्या आपका हायर पोटेंशियल है, ये क्या आपका लोअर पोटेंशियल है, तो कभी भी अगर लोअर से हायर की तरफ को जाए, तब आपका जो होगा वो होगा पॉजिटिव, तो यहां पे आप क्या लोगे, प्लस ई। और कभी भी अगर हायर से लोअर की तरफ को जाए, तब आप लोगे नेगेटिव, मतलब माइनस ई। इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहां पर देख लेते हैं, ये आपका आ चुका था, यहां पर क्या था, लोअर से हायर की तरफ को जा रहा था, इसका मतलब प्लस E1 प्लस E1। अब और इधर को जा रहा है, तो यहां पर क्या था, 20 था, माइनस का 20, और ये क्या जा रही थी, I3 करंट जा रही थी, I3, फिर माइनस का ये कितना आ जाएगा, फिर एक और रेजिस्टेंस आ गया, तो वो भी लेना हमने 10, और फिर से I3। अब यहां पर से मैं यहां जाता हूं, यहां पर मेरा फिर से खत्म हो गया, मैंने ऐसे करके चला था, फिर यहां पे खत्म हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को देखूं ना, ये ऐसे करके आ जाएगा, माइनस का 4i प्लस E1 माइनस का 30 I3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया, ये आपको समझ में आया ये कैसे करके बना इसका लूप। बस आपके ना ऐसी क्वेश्चंस में भी ऐसी लूप बनते हैं। अब मैं इसका बहुत जल्दी इंस्ट्रूमेंटल वाला भी लेके आने वाला हूँ, जितने भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं उस लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस प्लेलिस्ट से अपने और ज्यादा कॉन्सेप्ट बढ़ाइए।